हेलो फ्रेंड्स, जीके कॉम्पिटिशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में एक कहानी के रूप में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करूंगा। आपको मणिकांत सर जी का नाम तो याद ही होगा, जो दिल्ली दृष्टि IAS के इतिहास के सुप्रसिद्ध टीचर हैं। उन्हीं के द्वारा मैंने पढ़ा है और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं आपको कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, जो एक डायग्राम के रूप में चलेगा। मतलब एक कहानी चलेगी जो 1757 प्लासी के युद्ध से लेकर भारत का स्वतंत्रता प्राप्त हुई भारत को 1947 में, और 1947 के बाद स्वतंत्र उत्तर भारत। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा 18वीं सदी का इतिहास। 18वीं सदी का इतिहास को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, एक 18वीं सदी का उत्तरार्ध और एक 18वीं सदी का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। उसके बाद उपनिवेश काल चलेगा। उपनिवेश काल को हम 3 भागों में बांटेंगे। एक भाग होगा वाणिज्यिक चरण, फिर होगा औद्योगिक चरण, फिर होगा वित्तीय चरण। तो ऐसे करके फिर उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की स्वतंत्रता, और उसके बाद चलेगा स्वतंत्र भारत। इस प्रकार एक कहानी के रूप में पूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम 18वीं सदी के पूर्वार्ध से। भारत आए, भारत में जब ब्रिटिश शासन स्टार्ट हुआ, उसके पहले भारत की राजनीतिक, सामाजिक, भौतिक स्थिति क्या थी, उस समय परिदृश्य क्या था, उसके बारे में जानेंगे। धीरे धीरे बढ़ते हुए भारत की स्वतंत्रता तक जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 18वीं सदी का पूर्वार्ध। तो 18वीं सदी का पूर्वार्ध जब स्टार्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि उसके पहले जो मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में संपूर्ण भारत में विस्तृत था। लेकिन औरंगजेब के बाद 1707 के बाद इसमें पतन स्टार्ट हो गया, जो 18वीं सदी के आधे आधे तक लगभग पूर्ण भारत में मुगल साम्राज्य एक नाम मात्र का साम्राज्य रह गया। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो एक तो आपको होगा अयोग्य शासक। जो शासक थे वो अयोग्य थे। इसके अलावा अंदर ही अंदर संस्थागत कमजोरी आ गई थी। उसके अंदर मुगल साम्राज्य के जो आर्थिक ढांचा था, सामाजिक ढांचा था, उसमें कमजोरी उत्पन्न हो गई थी। और साथ में मुगल साम्राज्य पर बाह्य आक्रमण हो रहे थे। अफगान, ईरानी, ये सब तुर्की इनने आक्रमण कर रहे थे। तो इसके कारण मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुए। ये 3 कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन के। अब मुगल साम्राज्य जब विघटन हो गया मुगल साम्राज्य का, तो उसके बाद परिदृश्य क्या हुआ, मतलब कि जो उनके साथ जो एक संपूर्ण भारत में राज्य स्थापित था, तो जब मुगल साम्राज्य विघटन हो गया तो जो देशी रियासत शासक थे, इनने अपना अपना अलग साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो एक तो थे मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य बने, साथ में विद्रोही राज्य उभर कर आए सामने, और एक थी परिधि से बाहर के राज्य। 3 रूपों में मुगल साम्राज्य के शासक स्थापित हुए। उत्तराधिकारी राज्य में बंगाल, अवध और हैदराबाद, ये 3 रियासतें थी। बंगाल, अवध, हैदराबाद, जो उत्तराधिकारी राज्य के रूप में अस्तित्व में आई थी। मतलब इसका कहने का आशा है कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था, तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो बंगाल था, अवध था और हैदराबाद था, इन्होंने अपने को स्वतंत्र रूप में घोषित कर लिया गया और एक स्वतंत्र संस्थापक की स्थापना कर दी। विद्रोही राज्य में मराठे, दक्षिण भारत में मराठे, सिख, जाट और रोहिला शासक स्थापित हुए, और पर्दे से बाहर मैसूर, कालीकट और त्रावणकोर स्थापित हुए। अब हम 18वीं सदी का अगर मूल्यांकन करें तो अलग अलग दृष्टिकोण से मूल्यांकन होगा। जैसे साम्राज्यवादी दृष्टिकोण कहता है कि यह अंधकार का युग था। जो ब्रिटिश लोग थे वो कह रहे थे 18वीं सदी के पूर्वार्ध को अंधकार का युग। उनके पीछे उनका यह तर्क था कि ना तो कोई प्रशासक है जो पूरे भारत देश को संभाले हुए है, इसके अलावा अलग अलग राज्यों में विभाजित हैं, संस्थागत कमजोरी है, और वे ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
क्योंकि आपको मालूम होगा कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ था। ब्रिटिश शासन की संप्रभुता स्थापित करने के लिए वह इस काल को अंधकार का युग माने। इसके अलावा एक परंपरागत दृष्टिकोण है। परंपरागत दृष्टिकोण में इसे राजनीतिक विघटन का काल कहा गया है। तो मुगल साम्राज्य वह राजनीतिक एक प्रभुत्व संपन्न राज्य था, उसका विघटन हो गया है। लेकिन यदि हम आधुनिक दृष्टिकोण पर बात करें, इस काल को आधुनिक विचारकों ने नवीन संभावना से युक्त काल कहा। यह एक ऐसा काल था कि एक नवीन संभावना से युक्त था। मतलब जो आधुनिक दृष्टिकोण था उसमें नवीन संभावना से युक्त काल कहा गया। मुगल साम्राज्य का विघटन भले हुआ है, लेकिन अब भारत देश एक नई ऊर्जा की ओर, एक नए प्रभुत्व संपन्न राज्य की ओर अग्रसर हो गया है। तो ये तीन दृष्टिकोण थे, एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, एक परंपरावादी दृष्टिकोण और एक आद्यतन दृष्टिकोण या आधुनिक दृष्टिकोण। सबके अलग अलग विचार थे और ब्रिटिश साम्राज्य यह दावा कर रहे थे कि इसके पहले का काल एक आधुनिक मतलब कि अंधकार का युग है। तो यूपीएससी जो मेनली ये वीडियो यूपीएससी प्रेफरेंस से बनाई गई है, साथ ही स्टेट बोर्ड भी इसमें शामिल है। यूपीएससी में 18वीं सदी के पूर्वार्ध से अभी तक 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और संभावना है इनकी। एक क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। क्वेश्चन यह है कि अधिकतर भूसंकल्पी लड़ाइयाँ हैं जो पानीपत में हुई, इसका क्या कारण है पानीपत में ज़्यादातर लड़ाइयाँ होने का। तो आपको इसके पहले हम ये बता दें कि भारत की 3 वैज्ञानिक पंक्ति थी। वैज्ञानिक पंक्ति भारत के जो उत्तर पश्चिम राज्य उससे सुरक्षा करती थी। तो उसमें थी काबुल, गजनी, गंगार सबसे उत्तर पश्चिम में, उसके बाद सिंधु नदी, उसके बाद लाहौर, मुल्तान और नेपाल। ये 3 थी। ये 3 वैज्ञानिक पंक्ति थी जो भारत देश को संप्रभु राष्ट्र घोषित की थी और बाह्य आक्रमण से बचाती थी। लेकिन आपको मालूम होगा कि जब से उत्तर पश्चिम से कोई भी शासक ने युद्ध किया है, आक्रमण किया है भारत की ओर, उन्होंने सबसे पहले तीनों पंक्तियों को नष्ट करने का प्रयास किया। सबसे पहले काबुल, गजनी, कंधार, उसके बाद सिंधु नदी पार करते हुए नेपालपुर, लाहौर और मुल्तान, इन तीनों को पार करते हुए पंजाब पर अधिकार कर लेता था। उसके बाद दिल्ली पर आक्रमण करता। क्योंकि दिल्ली हरियाणा जो पानीपत है वो हरियाणा और दिल्ली के बीच में एक मैदान है। जो दिल्ली का साम्राज्यवादी शासक था वह आक्रमणकारी को पानीपत में युद्ध करने के लिए एक निर्णायक युद्ध होना संभव था। तो ऐसा ही 1761 में अफगान शासक ने किया था कि जब उन्होंने तीनों पंक्तियों को पार करके सबसे पहले हरियाणा पंजाब पर कब्जा कर लिया, तो वहां से हरियाणा की ओर पानीपत पर बढ़ते गए और यहाँ से मराठा आए थे और पानीपत पर युद्ध हुआ था। यही कारण है कि ज्यादातर भूकंपी लड़ाइयाँ पानीपत में हुई हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि जो 18वीं सदी का पूर्वार्ध है ये राज्य विखंडित तंत्र की ओर अग्रसर है। मतलब कि यहाँ पर जितने राज्य थे वो विखंडित थे। तो क्वेश्चन के 2 टाइप हो सकते हैं, एक तो आर्गुमेंटिव और एक तो क्वेश्चन मार्क। मतलब कि आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो ऐसे मिलेंगे किसी पर जैसे चर्चा कीजिए, टिप्पणी कीजिए, और एक मिलेंगे क्या आप इससे सहमत हैं। तो आपको पक्ष जैसा क्वेश्चन मिलेगा वैसा उसका आंसर रहेगा। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि मध्य 18वीं शताब्दी काल था वो राजतंत्र की ओर से विकसित काल था, तो आपको ब्रिटिश के जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है इसमें बताया गया है कि यह पूर्व मतलब अंधकार का युग है, उस पर दृष्टिकोण करना है। लेकिन यदि आपसे यही पूछें कि क्या यह विखंडित तंत्र था, तो आपको कहेंगे कि नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उस समय भी जो हैदराबाद है, टीपू सुल्तान है, मैसूर और इन लोगों ने अपने प्रभुत्व संपन्न स्थापित किए थे। और हम ब्रिटिश के जो दावा है कि इससे पूर्व या कोई मैल शासक नहीं था, तो हम इसको इस प्रकार खंडित कर सकते हैं, क्योंकि भारत देश जो जम्मू द्वीप की अवधारणा थी प्राचीन काल से ही, जम्मू
जम्मूद्वीप और चक्रवर्ती शासक। चक्रवर्ती शासक का मतलब है कि जो संपूर्ण जम्मूद्वीप भारत खंड पर शासन करता है। तो हमारे देश में पहले से ही यह अवधारणा प्रचलित थी। तो आप कैसे कह सकते हो कि भारत देश एक विखंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित है। इस प्रकार 18वीं सदी का पूर्वार्ध संपन्न हुआ। अब हम उत्तरार्ध की ओर बढ़ेंगे और उत्तरार्ध कंप्लीट करते हुए उपनिवेश काल में आएंगे। उपनिवेश काल में हम तीनों चरण देखेंगे। पहला 1757 से 1813 तक वाणिज्यिक चरण, उसके बाद 1813 से 1858 तक औद्योगिक चरण और 1858 से 1947 तक वित्तीय चरण। उसके बाद हम राष्ट्रीय आंदोलन पर आएंगे और भारत का विभाजन देखते हुए, भारत की स्वतंत्रता को देखते हुए स्वतंत्रोत्तर भारत में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार मॉडर्न हिस्ट्री एक काल के अनुसार एक कहानी के रूप में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जो हमारे लिए मणिकांत सर द्वारा बताई गई है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री की और वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।